नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने शेलों से संबंधित वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में जाना है या फिर आप जानते हैं, शेलों को उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक आग्नेय सेलें, दूसरी अवसादी या तलछटी सेलें, तीसरी कायांतरित या रूपांतरित सेलें। यहां पर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सेलों के मुख्य प्रकारों को अलग अलग भाग में अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम अवसादी सेलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अवसादी सेल, जिन्हें तलछटी या परतदार सेल भी कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। अवसादी सेल, जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अवसादी शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। यानी अवसादी सेलों की उत्पत्ति अवसादों के नीचे बैठने या उनके जमा होने से होती है। विभिन्न प्रकार की सेलों के अपर्दन व अपक्षय से प्राप्त सेल चूर्ण तथा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों के एकत्रित होकर परतों के रूप में जमा होने से निर्मित सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की सेलों, चाहे वह सेल आग्नेय हो या कायांतरित हो या फिर अवसादी हो, इन विभिन्न प्रकार की सेलों के अपर्दन व अपक्षय से प्राप्त सेल चूर्ण या कहें मलबे तथा उस सेल चूर्ण में मिले हुए जीव जंतुओं तथा वनस्पति के अवशेषों, इन सब के एकत्रित होकर क्रम से परतों के रूप में जमा होने से जो सेलें बनती हैं वो अवसादी सेल कहलाती हैं। इन अवसादी सेलों को तलछटी सेल भी कहा जाता है। इन्हें परतदार सेल भी कहा जाता है, क्योंकि अवसादी सेलों में परतें पाई जाती हैं। धरातल के 75% भाग पर अवसादी सेलों का आवरण है। शेष 25% पर आग्नेय व कायांतरित सेलों का आवरण पाया जाता है। जहां तक भूप्रपटी के संपूर्ण आयतन की बात करें तो अवसादी सेलें सिर्फ 5% भाग को निर्मित करती हैं। शेष 95% भाग आग्नेय व कायांतरित सेलों से निर्मित है। इस प्रकार अवसादी सेलें धरातल पर क्षैतिज विस्तार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, न कि भूपृष्ठ में गहराई के लिए। ठीक है। भूपृष्ठ की गहराई के लिए इस प्रकार अवसादी सेलें अपना महत्व धरातल पर ही सीमित रखती हैं, न कि भूपृष्ठ की गहराई के लिए। अब हम अवसादी सेलों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहली विशेषता है कोमल व मुलायम होने के कारण शीघ्रता से अपर्दन और अपक्षय होता है। बताना चाहूंगा, अवसादी सेलें आग्नेय व कायांतरित सेलों की अपेक्षा मुलायम व कोमल होती हैं, जिस कारण इनका तेजी से अपर्दन व
अपक्षय होता है। दूसरी विशेषता, अवसादी सेलों में सेंसर पाई जाती हैं, यानी इन सेलों में परतें पाई जाती हैं, इसीलिए अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता, इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं, यानी अवसादी सेलों में आग्नेय सेलों की तरह क्रिस्टल या दाने नहीं पाए जाते हैं, ये सेलें रवे रहित हैं। चौथी विशेषता, ये सेलें पारगम्य व सैरंध्री होती हैं, यानी इन सेलों में रंध्र पाए जाते हैं जिससे इनमें आसानी से जल का प्रवेश हो जाता है। पांचवी विशेषता, अवसादी सेलों में विभिन्न आकार की संधियां होती हैं, यानी इन सेलों में विभिन्न आकार के जोड़ पाए जाते हैं जो इन सेलों को अपक्षय व अपर्दन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, या कहें जिससे इन सेलों का आसानी से अपर्दन व अपक्षय हो जाता है। ठीक है। छठवीं विशेषता, इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, यानी अवसादी सेलों में जीव जंतुओं व वनस्पति के अवशिष्ट भाग पाए जाते हैं। सेलों में उपस्थित जीवाश्म के आधार पर इन सेलों की आयु निश्चित की जा सकती है, यानी इससे पता लगाया जा सकता है कि ये सेलें कितने समय पुरानी हैं, या कहें इन सेलों की उत्पत्ति कब हुई थी। सातवीं विशेषता, इन सेलों का लंबवत विस्तार की अपेक्षा क्षैतिज विस्तार अधिक है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, ये सेलें धरातल पर क्षैतिज विस्तार के लिए अधिक महत्व रखती हैं, न कि भूपृष्ठ की गहराई के लिए। अवसादी सेलों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स। निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पर अवसादी सेलों को 3 भागों में बांटा गया है। सेल चूर्ण से निर्मित अवसादी सेलें, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें, रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें। ठीक है। सबसे पहले जिक्र करेंगे सेल चूर्ण से निर्मित सेलें। जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न प्रकार की सेलों के अपक्षय तथा अपर्दन से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे सेल चूर्ण या मलबा कहा जाता है। यह सेल चूर्ण अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा, जैसे बहता जल, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें व हिमनद आदि, इस सेल चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के निक्षेपित कर देते हैं और यह पदार्थ क्रम से परतों के रूप में जमा होता रहता है और समय के साथ संगठित होकर अवसादी सेल का रूप धारण कर लेता है। इस तरह निर्मित अवसादी सेलों को निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पर सेल चूर्ण से निर्मित अवसादी सेलें कहा जाता है। बलुआ पत्थर,
कांग्लोमरेट, लोयस व चीका मिट्टी सेल चूर्ण से निर्मित अवसादी सेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पर अवसादी सेलों का दूसरा प्रकार है जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन सेलों में जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेषों की प्रधानता होती है। जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलों को भी उनमें पाए जाने वाले चूना व कार्बन के अंश के आधार पर दो वर्गों में रखा गया है। एक चूना प्रधान सेलें, दूसरी कार्बन प्रधान सेलें। चूना प्रधान अवसादी सेलें, ये सेलें जल स्रोतों में चूना प्रधान जीव जंतुओं व वनस्पति के अवशेषों से बनती हैं। यानी इन सेलों की उत्पत्ति झील, जलाशयों या फिर समुद्रों में चूना प्रधान जीव जंतुओं व वनस्पति के अवशिष्ट भागों से होती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट व खड़िया मिट्टी चूना प्रधान अवसादी सेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलों का दूसरा प्रकार है कार्बन प्रधान सेलें। इन सेलों में कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है और ये सेलें वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने से बनी हैं। बताना चाहूंगा, करोड़ों वर्षों पूर्व कार्बोनिफेरस युग में भूगर्भिक हलचलों के कारण बड़े पैमाने पर प्राकृतिक वनस्पति भूगर्भ में दब गई थी और समय के साथ उसके ऊपर मिट्टी या अवसादों की परत छा गई। भूगर्भ में दबी वनस्पति अत्यधिक ताप व दबाव के कारण कायांतरित होकर के वह कोयले की किस्मों में बदल गई। इस प्रकार कोयला युक्त सेलें कार्बन प्रधान अवसादी सेलों का प्रमुख उदाहरण है, जिनमें कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है। निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पर अवसादी सेलों का तीसरा प्रकार है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें। बताना चाहूंगा, जब बहता हुआ जल सेलों के घुलनशील खनिज तत्वों को घुला करके उन्हें प्रवाहित कर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देता है, तब जो सेलें बनती हैं वे सेलें रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें कहलाती हैं। यानी ऐसी सेलें जो बहते हुए जल के द्वारा सेलों के घुलनशील खनिज तत्वों को घुला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनके जमा करने से बनती हैं, वे सेलें रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें कहलाती हैं। जिप्सम व चट्टानी नमक रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलों का प्रमुख उदाहरण है। अवसादी सेलों का दूसरा वर्गीकरण है निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एजेंट्स ऑफ फॉर्मेशन। निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर अवसादी सेलों को तीन प्रकारों में बांटा गया है। एक जलज सेलें, दूसरी वायुड सेलें, तीसरी हिमनदीय सेलें। सबसे पहले जिक्र करेंगे जलज सेलों के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन सेलों की उत्पत्ति जलीय भागों में अवसादों या मलबे के निक्षेपण से होती है। ये सेलें अवसादों के निक्षेपण स्थल के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। एक सागरीय सेलें, दूसरी सरोवरीय सेलें व तीसरी नदीकृत सेलें। सबसे पहले बात करेंगे नदीकृत सेलों के बारे में। बताना चाहूंगा, नदी अपने क्षैतिज तथा लंबवत अपर्दन के द्वारा सेलों का अपर्दन करती है
अपर्दन से प्राप्त अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है और इस अवसाद के पर्वतीय तलैटी, नदी के बाढ़ के मैदान व डेल्टाई भागों में जमा होने से जो सेलें बनती हैं, उन अवसादी सेलों को नदीकृत सेलें कहा जाता है। अब बात करते हैं सरोवरीय सेलें। झील आदि जल स्रोतों में नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनी अवसादी सेलों को सरोवरीय सेलें कहा जाता है। जहां तक सागरीय सेलों की बात है, सागरीय सेलों की उत्पत्ति सागरीय भागों में नदी, पवन, सागरीय लहरें, हिमनद आदि के द्वारा जमा किए गए अवसादों से सागरीय सेलें बनती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर अवसादी सेलों के दूसरे प्रकार वायुड सेलों के बारे में। ये सेलें पवन द्वारा रेत के कणों के अपवाहन तथा निक्षेपण से बनती हैं। बताना चाहूंगा, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन के अपर्दन का कार्य अधिक होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में तेज गति से बहता पवन धरातल पर पड़े असंगठित रेत के कणों को अपोहायित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। जहां पवन का वेग कम हो जाता है, वहां इन रेत के कणों को जमा कर दिया जाता है और इन रेत के कणों के जमा होने से जो सेलें बनती हैं, उन्हें वायुड सेलें कहा जाता है। लोयस मिट्टी वायुड सेलों का उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार आपने वायुड सेलों के बारे में जाना, जो पवन के द्वारा अपवाहन किए गए रेत के कणों को या कहें उड़ाकर लेकर गए रेत के कणों को निक्षेपित करने से बनती हैं। ठीक है। निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर अवसादी सेलों का तीसरा प्रकार है हिमनदीय सेलें। ये सेलें हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए असंगठित पदार्थ, जिसमें कंकड़, पत्थर, गोलाश्म, बजरी सभी तरह के पदार्थ सम्मिलित होते हैं, के निक्षेपण से बनती हैं। इन्हें हिमोड कहा जाता है। ऐसी सेलें उत्तरी यूरोप के मैदानी भागों में अधिक देखने को मिलती हैं, जहां हिमनद अपर्दन का एक प्रमुख कारक है। धन्यवाद।